हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में दूसरा यूनिट जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसके पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं यूनिट 1 में, जिसके अंतर्गत हमने मोल संकल्पना जाना था और राउंडिंग ऑफ करना सीखा था, साइंटिफिक नोटेशन सीखा था। इसके अलावा हमने वहाँ पे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक की चीज़ें सीखी थी और बहुत सारी ढेर सारी बेसिक चीज़ें सीखी थी, जिसमें से एक डाल्टन का सिद्धांत भी था जो कि उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। तो उसी सिद्धांत को लेके मैं जो दूसरा यूनिट है उस स्टार्ट हम लोग करेंगे कि परमाणु की संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमारे देश में जो भारतीय वैज्ञानिक थे अर्थात ऋषि मुनि थे, हम बोल सकते हैं 400 ईसा पूर्व, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, कणाद हुआ करते थे। और जो ग्रीक वैज्ञानिक हुआ करते थे डेमोक्रिटस, ये लोग क्या बोलते थे कि जो कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ को हम इतना छोटा लगातार काटते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको काटने के बाद एकदम से छोटा सा जो टुकड़ा बचता है उसको हम बोलते हैं परमाणु। तो एक प्रकार से इन्होंने जो पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा था उसको कह दिया परमाणु। जैसे कि उदाहरण मैं देता हूँ, मान लो हम एक क्या लेते हैं, ईंट लेते हैं। अब इसको काटते जाते हैं बारी बारी से अर्थात तोड़ते जाते हैं, मतलब इतना टुकड़ा इसका करते जाएँ, मतलब जैसे मान लो बीच से 2 कर दिया, फिर इस हिस्से का और 2 टुकड़ा, ऐसा करते करते हम कई हज़ारों लाखों टुकड़े कर दें और उससे भी छोटे छोटे। तो इतना छोटा टुकड़ा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, मतलब सामान्य जब आँख से देखें तो ऐसा लगे कि उसको हम नहीं तोड़ सकते, जैसे रेत के कण से भी बारीक। तो उस टाइप की चीज़ों को ये बोलते थे परमाणु अर्थात ये दोनों चीज़ें जो भारतीय ऋषि मुनि थे कणाद वो, और डेमोक्रिटस जो ग्रीक के थे वो। अब जो परमाणु होता है उसको कहा जाता है ग्रीक में एटम, और ये एटम बना है ग्रीक शब्द के एटोमियो से। और एटोमियो का अर्थ होता है अंग्रेजी में अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल। अनकटेबल मतलब जिसको हम नहीं तोड़ सकते, या नॉन डिविजिबल मतलब जिसको अविभाज्य नहीं कर सकते। अविभाज्य का अर्थ होता है, अनकटेबल का अर्थ है कि ये मान लो परमाणु है तो इसको हम और ढेर सारे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते। ये इनका कहना था। शुरुआती कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आधुनिक खोज में ये हो चुका है कि जो परमाणु होते हैं उसके अंदर भी कम से कम 10 से 11 और भी कण होते हैं, जिसमें से हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे 1808 में, जॉन डाल्टन आए हुए थे। ये एक शिक्षक थे और एक प्रकार से वैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ था जिसको हमने पहले यूनिट में भी अच्छा से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको और आगे लेके चलते हैं कि परमाणु वास्तव में होता क्या है। तो जो डाल्टन थे वो, उनका कहना था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मैं बताया कि कोई हम एक मान लो पदार्थ लेते हैं, उसको इतना तोड़े कि उसका सबसे छोटा जो बारीक हिस्सा है उसको हम मान सकते हैं कि वह एक परमाणु होता है। ये पहले की धारणा थी कि परमाणु के हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। तो उसी के आधार पर डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया था। और ये जो छोटे कण होते थे उनको परमाणु कहते थे, और ये अविभाज्य अर्थात ना तोड़े जाने वाला कण होता था। लेकिन जब हम ये इस लेसन में अब पढ़ते जा रहे हैं तो इसमें पढ़ेंगे कि अब तोड़ा जा सकता है, अर्थात इनका जो कॉन्सेप्ट हो क्या हो गया, वो अब गलत हो गया। दूसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये चीज़ें अभी भी सही है कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। कहने का अर्थ है कि मान लो मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और ये मान लो एक तत्व है हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर जो परमाणु हैं तो उसको मैं यदि ऐसा बनाऊँ छोटे छोटे आकार के, और उसी प्रकार मान लो हीलियम बना देता हूँ, और हीलियम के अंदर भी इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे जो कण हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि कोई भी जो तत्व होते हैं उसके अंदर के परमाणु सब एक जैसे होते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन के ही समान रहेंगे और हीलियम के परमाणु हीलियम के जैसे, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन ये धारणा भी गलत हो गई, क्योंकि बाद में समस्थानिक या आइसोटॉप का खोज हो गया, जिसमें एक ही तत्व में 2 प्रकार के परमाणु या 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते थे। तो आइए हम अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज को पढ़ने से पहले चलते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट पे। पहला हमको याद रखना है कि जो समान आवेश होता है, मतलब एक समान चार्ज रहेंगे, उसमें उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब वे एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे मान लो मैं ऋण लिया और ऋण का निशान वाला लिया, ये चार्ज, तो ये चार्ज जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, ऋण और ऋण वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे इस तरीके से। और इसी प्रकार यदि मैं धन वाला और धन वाला लेता हूँ तो ये भी एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, दूर भगाने वाले हैं, अर्थात प्रतिकर्षण करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक समान ध्रुव वाले चुंबक होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हो गया, तो इसमें क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण अलग अलग हो जाते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को करते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात एक समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। ये आपने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा है। ये तो था समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण, ये याद रखना है। और विपरीत आवेश में, विपरीत मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग विपरीत आवेश, इनमें क्या होता है, इनमें होता है आकर्षण।
विपरीत आवेश में हमेशा आकर्षण होगा। कहने का अर्थ है कि मान लो एक ऋण वाला आया और इसके साथ एक धन वाला, तो इनमें क्या होगा, ये ऋण और ये धन ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब इस तरीके से दूर नहीं भगाएंगे, इस तरीके से ये पास पास आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे हैं। मतलब इनके बीच में एक बंध बन जाएगा जिससे एक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो विपरीत आवेश मतलब एक धन और एक ऋण वाला, या ऋण और धन वाला, और समान मतलब इस तरीके से समान। तो समान में एक दूसरे को दूर भगाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे, और विपरीत में वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब हमने इसके पहले पढ़ा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन बोलते थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात अविभाज्य नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल ऑफ एटम, अर्थात एटम के आधारभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल, परमाणु के आधारभूत कण इसको बोलते हैं, परमाणु के आधारभूत कण। मतलब परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। कहने का अर्थ है कि ये जो परमाणु होता है इसके अंदर इन सब में ये चीज़ें पाई जाती है तीनों। तो हम मुख्य रूप से इन्हीं 3 को पढ़ेंगे। इसके अलावा परमाणु में कम से कम 9 और कण होते हैं जो कि खोजे जा चुके हैं। तो हम इस टोटल मतलब 11 से 12 कण खोजे गए हैं परमाणु के अंदर, जिसमें से हम सिर्फ इन 3 की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। मैंने इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज आवलिक कैथोड किरण। तो इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ वो इस किरण से हुआ था, कैथोड किरणों से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो जो कैथोड किरणें थी इस पर भी ऋणी आवेश होता है, और इसी के जो किरणें थी इसके कण को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसलिए मैं दोनों चीज़ लिखा हूँ, क्योंकि किसी किसी बुक में कैथोड किरणें लिखा रहता है, कहीं कहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज लिखा रहता है। अब इसका शुरुआत कैसे हुआ उसको देखते हैं। देखिए सर, इसका खोज का सिलसिला तो स्टार्ट कर दिया था माइकल फैराडे ने। ये बिजली के संबंध में माइकल फैराडे ये देख रहे थे कि जो गैसें होती हैं, हम सामान्य रूप से जानते हैं कि जो गैसें होती हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कब? जब ताप सामान्य रहे और दाब अधिक रहे। ठीक है, लेकिन जो गैसें हैं उनमें ये देखा गया कि जब हम ताप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब 10,000 20,000 वोल्ट तक, और उस गैस का जो दाब है वो हम एकदम से कम कर दें, तो जो गैसें हैं वो विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस खोज को ये जितने भी वैज्ञानिक थे, जैसे माइकल फैराडे, प्लकर, क्रूक्स, जे थॉमसन, ये सब कर रहे थे। इनके अलावा भी और भी वैज्ञानिक थे, वो सब भी कर रहे थे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की खोज का प्रयास है वो सामूहिक रूप से सब ने किया, लेकिन सबसे बड़ा रोल था माइकल फैराडे का। इसने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी ने शुरुआत किया था। चूँकि अंत में जो खोज था, अर्थात इस पर जो कण कौन से पाए जाते हैं उसको जे थॉमसन ने बताया, इसलिए जे थॉमसन है, इनको क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज का। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में हम इसको लिखेंगे, जे थॉमसन को। अब जे थॉमसन ने जब इन कैथोड किरणों का प्रयोग किया, और कैथोड किरणों में बताया कि इसकी सहायता से सभी वैज्ञानिक ये लोग क्या कर रहे थे कि जो ताप होता है उसको बढ़ा दिया और दाब को बढ़ा दिया। इसके बाद ये लोग गैस को किसी सिलेंडर के अंदर, इस टाइप का जो आपको चित्र दिख रहा होगा, इसको विसर्जन नलिका बोलते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल पे भी बताऊंगा। तो जो विसर्जन नलिकाएं होती है उसके अंदर कोई भी गैस को भर के ये लोग ताप को बहुत ज़्यादा बढ़ा के और दाब को एकदम से कम करके देख रहे थे कि जो गैसें हो कितनी मात्रा में विद्युत का चालन कर सकते हैं। अर्थात मैं पहले ही बताया कि जो गैस होते हैं सामान्य रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा बाद में कि जो गैसें हैं ताप को बढ़ा देने पर और दाब को कम कर देने पर विद्युत के सुचालक की तरह काम करने लगती हैं। तो उसी सिद्धांत का प्रयोग ये लोग इलेक्ट्रॉन की खोज में करने लगे। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कर रहे थे, ये अपना प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उस माध्यम से इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। क्योंकि कोई भी खोज जो होता है वो एकाएक नहीं होता, अलग किया जाता है कुछ और मिल जाता है कुछ, उस तरीके से वो खोज हो ही जाता है। तो मैं बताया कि माइकल फैराडे प्रयोग कर रहे थे सबसे पहले, तो इनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उसके बाद जे थॉमसन को, बाकी वैज्ञानिक भी यही प्रयोग करते थे। और ये जो विसर्जन नली है, इसको चूँकि ये जो क्रूक्स वैज्ञानिक थे इन्होंने बनाया हुआ था, तो इसको क्रूक्स नली बोलते हैं। और यही विसर्जन नली जे थॉमसन ने बनाया था, तो उसको हम लोग CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अब मैं बात कर रहा था कि जे थॉमसन ने इसमें ये जो कैथोड किरणें हैं उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, अर्थात इलेक्ट्रॉन पे कौन से आवेश पाए जाते हैं उसका खोज कर दिया था, इसलिए इसके खोजकर्ता माने जाते हैं जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने जो कण थे उसको नाम दिया था सबसे पहले कार्पल्स, लेकिन उसी कण को नाम दिया जॉन स्टोनी इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। तो ये नाम आपको
याद करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो तो मुख्य रूप से जे थॉम्सन है, जिन्होंने कार्पसल्स कहा इसको, और बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन वो खोज कैसे हुआ, वो प्रयोग कैसे हुआ, उसको आइए देखते हैं हम लोग। इस प्रयोग का नाम है कैथोड किरण ट्यूब प्रयोग या फिर विसर्जन नलिका प्रयोग ट्यूब बोलते हैं। ये जो कांच का सिलेंडर है इसको कैथोड किरण ट्यूब या कैथोड या विसर्जन नलिका ट्यूब कहते हैं। इसमें करते क्या है ये आप देखते जाइएगा चित्र में। सबसे पहले एक कांच का ट्यूब लेते हैं जिसको विसर्जन नलिका, मतलब ये एक सिलेंडर के आकार की नलिका होती है, जिसमें हमने क्या किया है, मतलब इन वैज्ञानिकों ने किया कि 2 इलेक्ट्रोड ले लिया इस तरीके से। कैसे इलेक्ट्रोड, मतलब धातु की प्लेटें ले ली, ऐसे पतले पतले धातु की 2 प्लेटें ले ली और इसके अंदर फिट कर दिया, और इनको यहाँ से एक बैटरी से जोड़ दिया, और ये बैटरी का पावर है 10,000 वोल्ट। मैं पहले ही बताया कि जो गैसें हैं वो सबसे अधिक जो बिजली है अर्थात ऊष्मा देने पर, या फिर बोल सकते हैं अधिक ताप देने पर, क्या है, गैसें एक विद्युत के सुचालक की तरह काम करती है। ताप कम रहता है तो कुचालक की तरह काम करती है। साथ में दाब भी यहाँ पे कम होनी चाहिए, ताप अधिक और दाब कम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो प्लेटें थी, एक अर्थात जो इलेक्ट्रोड थे धातु की, ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड, जिसको एक को हमने नाम दिया है कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरे को नाम दिया है हमने एनोड इलेक्ट्रोड। जो कैथोड होता है उसको जोड़ दिया जाता है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, इसलिए इस पर ऋण, और जो बैटरी का धनात्मक सिरा रहता है उसको एनोड से जोड़ देते हैं, इसलिए इस पर कौन सा निशान, धन का निशान। अब जिस गैस का हमको अध्ययन करना रहता था, जिस गैस का अध्ययन मतलब जो जिस गैस कोई भी गैस कितना मात्रा में विद्युत का सुचालन करती है, अर्थात विद्युत को प्रवाह कर सकती है अधिक ताप और कम दाब देने पर, तो उसके लिए उस गैस को इसके अंदर भर दिया जाता था। अब गैस कोई भी हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का, या कोई भी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी। तो यहाँ कोई भी गैस जिसका अध्ययन करना है उसको भर दिया जाता था। अब जैसे ही यहाँ से बैटरी ऑन किया गया, एक चीज़ और, ये जो निर्वात पंप है इसका काम ये है कि अंदर में जो गैस है उसके जो दाब होते हैं गैस के, उसके दाब को नियंत्रित करना है, और यह दाब ये बना के रखता है 10⁻2 से 10⁻3 वायुमंडलीय दाब, जिसको एटीएम बोलते हैं, या फिर एसी एटीएम को एचजी भी बोल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको किसमें, जो पिछला यूनिट हम लोग पढ़े थे उसमें आपको बताया हूँ, आखिरी यूनिट में यूनिट कन्वर्जन अर्थात मात्रक को बदलने वाला जो यूनिट है उसमें क्यों लिखते हैं इसको। तो आप एटीएम भी लिख सकते हैं या फिर एचजी लिख सकते हैं, मरकरी अर्थात पारा के हिसाब से दोनों यूनिट सटीक है। अब इसमें हुआ क्या प्रयोग में कि जैसे यहाँ से बैटरी 10,000 वोल्ट का लगाएगा और इसके अंदर जो गैस भरा गया, कोई भी गैस, चाहे हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, तो गैस भरने के बाद और इसके अंदर इस निर्वात पंप की सहायता से वायुमंडलीय दाब 10⁻2 से 10⁻3 करने पर, जब यहाँ से बैटरी ऑन किया गया, बैटरी ऑन करने से क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये देखा गया कि ये जो कैथोड वाला हिस्सा है यहाँ से कोई किरणें निकलती हैं, और किरणें निकलने के बाद इधर चली जाती हैं। और ये कैसे पता चला वैज्ञानिकों को, इसके लिए क्या किया गया था, ये जो कैथोड रे ट्यूब था अर्थात जो विसर्जन नलिका था, इसमें ये जो एनोड है, इस एनोड के पीछे वाले हिस्से पे, अर्थात ये जिसको मैं ब्लैक कलर लगा रखा हूँ, इसमें जिंक सल्फाइड का परत लगा दिया गया, मतलब पोताई कर दिया गया जिंक सल्फाइड का परत। अब जिंक सल्फाइड यहाँ पे काम क्या करेगा कि वहाँ से कोई भी किरणें जब इधर आएंगी और टकराएंगी तो ये चमक उठ जाएगा। चमक जाएगा मतलब जैसे जुगनू अचानक से चमकने लगता है उस तरीके से, अर्थात जितने कण इसमें पड़ते जाएंगे तो चमकेगा, फिर बुझ जाएगा, चमकेगा, बुझ जाएगा। तो जब 10,000 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया और करंट दिया गया और वायुमंडलीय दाब इतना कर दिया गया और यहाँ पे गैस भर दिए, अर्थात निम्न दाब 10⁻2 से 10⁻3 और उच्च वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा करंट, 10,000 वोल्ट का करंट लगाने पे जो गैस के को जब इसमें भरा जाता है तो यहाँ से जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, अर्थात ये जो धातु के प्लेट थे कैथोड वाले, यहाँ से जो किरणें हैं वो कहाँ चली जाती हैं, इसकी ओर जाती हैं। और ये हमको कैसे पता चलता है, ये पता चलता है यहाँ पे चमक के कारण। तो इसको देख के जो वैज्ञानिक थे जे थॉम्सन, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो तो है कैथोड किरणें, क्योंकि कैथोड के साइड से आ रही हैं, लेकिन जो कैथोड किरणें हैं ये बनी होती है कैथोड कण से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कण से कैसे बनता है, तो देखिए जैसे हम पानी का बूंद लेते हैं, एक बूंद यदि मैं पानी का गिराऊं ऊपर से, या 2 बूंद 3 बूंद गिराऊं तो हमको बूंद के रूप में दिखता है, लेकिन मैं वहीं पे ढेर सारा बूंद एक साथ गिरा दूं तो क्या दिखेगा, वो मुझे फव्वारे की तरह दिखेगा। फव्वारे मतलब वो एक धार का रूप ले लेगा, ढेर सारा पतला। उसी प्रकार ये जो किरणें हैं इसमें ढेर सारे छोटे छोटे कण हैं, इस कारण वो किरणों के रूप में दिख रहा है, वास्तव में वो कण ही है, इस तरीके से।
चूँकि इनकी संख्या अधिक है इसलिए वो क्या है, किरण की तरह दिखाई देता है। तो इन कणों को चूँकि ये निष्कर्ष निकाला इसने, जे थॉमसन ने, कि ये जो किरणें हैं इसके अंदर कण होती है और ये चूँकि कैथोड से इधर एनोड की ओर आ रही है, अर्थात कैथोड तो है ऋण वाला, तो उसने क्या बताया कि ये जो कण होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं। और यही इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था जे थॉमसन का, कि उसने जो कण थे उसको बता दिया कि वो ऋण आवेशित कण होते हैं, और उन्हीं को इसने कार्पल्स नाम दिया। इसके पहले जो भी वैज्ञानिक थे जैसे फैराडे या फिर प्लकर या फिर क्रूक्स, इन्होंने ये सब चीज़ नहीं देखा कि उस पर कौन सा आवेश पाया जाता है। ये सिर्फ जे थॉमसन ने देखा, इसलिए उसने कार्पल्स नाम दिया, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इस खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो जरूर ही ऋण वाले, जो किरणें निकलती हैं उसमें जो कण हैं वो जरूर ही ऋण वाले कण होंगे। और क्यों ऋण वाले कण होंगे? क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोड है वो ऋण वाला आवेश है, इसलिए यहाँ से जो कण निकल रहे होंगे वो कौन से होंगे? ऋण वाले कण होंगे। और चूंकि यहाँ पे धन वाला हिस्सा है, कौन सा? एनोड। तो हमेशा मैं स्टार्टिंग में बताया था कॉन्सेप्ट कि ऋण वाला एक रहेगा और दूसरा धन वाला रहेगा, तो क्या होगा? आकर्षित होगा एक दूसरे के साथ, अर्थात एक दूसरे के क्या चले जाएंगे? पास चले जाएंगे। मतलब ये वाला हिस्सा धनात्मक हिस्सा रहता है और ये वाला ऋणात्मक। तो यहाँ से जो कण रहे हैं वो वास्तव में ऋणात्मक कण वाले हैं, इसीलिए वो इधर की ओर गुजर जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अब चूँकि ये सब जानने के बाद जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, और भी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि किरणें जो होती हैं उसमें जो कण पाए जाते हैं ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात जो आवेशित प्रकृति के होते हैं जिसमें आवेश पाया जाता है, उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने अलग अलग प्रयोग किया। उस प्रयोग को देखते हैं बारी बारी से, जो कि कैथोड किरणों के गुण के अंतर्गत ही आता है। और याद रखना कि ये जो नीला लाइन है ये मैं इस ग्लास के कलर को नीला कलर से दिखाया हूँ, जो यहाँ भी है। और इसके बाद ये काले रंग का जो दिख रहा है, ये काले रंग को मैं जिंक सल्फाइड का परत के रूप में दिखाया हूँ। और ये जो लाल रंग है वो चमक उत्पन्न होगा उसके लिए दिखाया होता, क्योंकि इधर से जो किरणें, चूँकि किरणें तो हमको दिखती नहीं है, तो यहाँ चमक है। जैसे ये जिंक सल्फाइड के परत पे किरणें पड़ती थी तो ये चमक उठता था, तो पता चलता था कि यहाँ से किरणें आ रही हैं। तो उसी को टेस्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड का यहाँ पे परत लगाया गया था। कैथोड किरण ट्यूब अर्थात विसर्जन नलिका जो एक्सपेरिमेंट था वो तो आपने अभी डिटेल में देखा। अब उसके कुछ संक्षिप्त पॉइंट जिसको आप लिख सकते हैं पेपर के पर्पज से, कि जो ये प्रयोग किया गया था उसमें क्या है कि 10,000 वोल्ट और 10⁻2 से 10⁻3 वायुमंडलीय दाब अर्थात कम दाब और उच्च विभव मतलब ज़्यादा करंट अर्थात ज़्यादा ताप देने पर क्या है, ये जो गैस है ये विद्युत का सुचालक रहता है, अर्थात विद्युत का चालन करने लगता है। तो उस चीज़ का प्रयोग करते करते इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। अब इसमें क्या है देखिए कि 10,000 वोल्ट उच्च विभव निम्न दाब पर कैथोड इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरण अर्थात इस इलेक्ट्रोड से इधर चली जाती है अदृश्य किरण, उस किरण को क्या बोल सकते हैं? चूँकि कैथोड से जा रही है इसलिए इस किरण को कैथोड किरण बोलते हैं। अब ये चीज़ यहाँ गई और हमको कैसे पता चला? यहाँ पे चमक उत्पन्न होने से, वही दूसरा लिखा हूँ, यह किरणें एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड परत पर अर्थात इस जो काले कलर का परत है उस पर उत्पन्न करती है, टकरा कर चमक उत्पन्न करती है। चमक को प्रतिदीप्ति भी बोलते हैं, जैसे जुगनू में जो चमकता है उस टाइप का, उस चीज़ को प्रतिदीप्ति बोलते हैं। मैं यहाँ पे लाल कलर से उस चीज़ को दिखाया हूँ। और हमको ये किरणें इधर ही क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे धन आवेश है, और धन आवेश किस पे है? एनोड जो इलेक्ट्रोड है उस पर, और कैथोड पे क्या है? ऋण आवेश। तो जो कण है वो इधर ही जा रहे हैं, अर्थात इस पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। और ये ऋण आवेश को ही जे थॉमसन ने खोजा था मुख्य रूप से। और इसी ऋण आवेश वाले जो कण होते, जो किरणें होती हैं जिसके अंदर जो कण होते हैं, उन्हीं को बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। मैं पहले बताया कि जो किरणें होती हैं वो पानी की बूंद की तरह है एक प्रकार से। जैसे मैं बताया कि पानी के एक एक बूंद, दो बूंद हम जब फेंकते हैं ज़मीन पे या कहीं भी, तो वो हमको बूंद के रूप में दिखते हैं। लेकिन हम ढेर सारा यदि बूंद एक साथ फेंक दे फव्वारा जैसे, तो क्या बन जाएगा? पानी का धार बन जाएगा, मतलब ऐसा किरण जैसे। तो वैसे ही इसमें ढेर सारे कण हैं, इस वजह से वो किरण दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो कण ही है। जैसे पानी के बूंद को ढेर सारे जब एक साथ फेंकोगे तो फव्वारा बन जाता है, धार जैसे बन जाता है, क्योंकि सब आपस में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार सब आपस में जब जुड़ गए तो ये कैथोड किरण के रूप में दिखने लगा, लेकिन वो वास्तव में कैथोड कण था। और उसी कण को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? वो पाया जाता है परमाणु के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ परमाणु कैसे आ गया? यहाँ पे जो गैस है उस गैस के जो परमाणु है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ गई हैं। अब वो हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये जो यहाँ से जो कण निकल रहे हैं वो इस गैस के परमाणु से कैसे निकल रहे हैं वो देखते हैं। अर्थात यहाँ से जो ऋण वाले कण हैं वो ऐसे तो अचानक से नहीं गए होंगे। यहाँ पे चूंकि हमने गैस का माध्यम भर रखा है पूरा, कोई भी गैस का। और एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे जो चमक उत्पन्न होता है, यह चमक ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दूंगा इसके अंदर तो यहाँ का रंग अलग दिखेगा, हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो यहाँ का रंग अलग दिखेगा, हीलियम का भर देंगे
तो यहाँ का रंग अलग दिखेगा, अर्थात चमक जो उत्पन्न होगा वो अलग अलग रंगों में उत्पन्न होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके जो प्रयोग हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे मैं बताता हूँ कि हमने देखा कि यहाँ से तो किरणें निकल रही हैं, जो किरणें हैं वास्तव में क्या है, इस टाइप से कण है, और ये कण वास्तव में क्या है, ये कण है इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ से निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं परमाणु से। किनके परमाणुओं से, जो हमने यहाँ पे गैस लिया। अब गैस को क्यों लिया, क्योंकि मैं बताया था पहले कि गैस विद्युत के कुचालक होते हैं, बिजली के या उष्मा के, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी और दाब को कम कर देते हैं तो वो सुचालक की तरह काम करते हैं। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी दिया और दाब को कम कर दिया, इसलिए सुचालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और यहाँ गमन कर रहे हैं। तो हम अब देखते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं वास्तव में उत्पन्न कैसे होती है, और वहाँ पे जो ये गैस के कण है वो क्या रोल निभाते हैं। अब हम कैथोड किरणों के प्रयोग के बाद उसके उत्पन्न होने का कारण पढ़ रहे हैं। कि मैं बताया कि ये जो विसर्जन नलिका रहता है, इसके पहले का जो चित्र बनाया था आप उसको रिज्यूम करके, मतलब रिवाइंड करके फिर से देख लें, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये इसके अंदर मैं बताया था कि गैस के कण होते हैं और यहाँ से किरणें यहाँ की ओर जाती है। ये चूँकि इसका कौन सा वाला, ये वाला धान वाला हिस्सा था और ये वाला ऋण वाला, ये बैटरी था, बैटरी, और कितना करंट था, 10,000 वोल्ट का। और ये क्या था, निर्वात पंप था, ये अंदर के दाब को कम करता था, वायुमंडलीय दाब को। ये वाला ऋण हिस्सा, ये वाला धान, ये कौन सा था, कैथोड इलेक्ट्रोड या प्लेट बोल सकते हैं धातु का, और ये वाला कौन सा, एनोड इलेक्ट्रोड या प्लेट। अब देखिए मैं बताया कि इसके अंदर तो गैस के परमाणु होते हैं कोई भी गैस के, और यहाँ पे चमक उत्पन्न होती थी, जिससे पता चलता था कि जो कैथोड किरणें हैं वहाँ से यहाँ जा रही हैं। लेकिन वो किरणें, मैं बताया कि जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें ये वास्तव में कैथोड कण होते हैं, कैथोड कण होते हैं। और ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, और इन्हीं को क्या कहा गया है, बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया है, जिसको जे थॉमसन ने कार्पल्स कहा था। तो ये जो कण होते हैं, मतलब ये किरणें, मतलब इस तरीके से ढेर सारे बन जाते हैं रेज, और कण मतलब ऐसा, तो ये पानी का एक एक बूंद और ये पानी का ढेर सारा बूंद, तो फव्वारा जैसे उस टाइप से बन जाता है। वो कैसे बनता है वो चीज़ पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गैस के परमाणु है, तो गैस के परमाणु होंगे तो हम उसको मान लो ऐसा बना देते हैं इस तरीके से। तो होता क्या है कि ये जो ऋणात्मक हिस्सा रहता है, यहाँ पे मैं ये एरो दिखाया हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर गमन करेगा, मतलब ऋण वाला, और जो विद्युत धारा है वो इसकी ओर बहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बहता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो इसको याद रखना है आपको, ये फिजिक्स में भी आपको काम आने वाला है। इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो विद्युत धारा इधर बहेगी, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो विद्युत धारा उधर से बहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऋण आवेशित कण है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जब यहाँ तेज करंट जब देते हैं तो तेज़ी से जब आता है तो इस पर पड़ता है, वो इसमें पड़ने के कारण वो होता क्या है कि ये जो गैस के कण रहते हैं, इसको मैं एटम मतलब ए मान लेता हूँ, इस पर जब इलेक्ट्रॉन पड़ेगा बाहर, जैसे तो बंदूक की, जैसे बताया कि गोली रहता है, तो गोली पड़ने से क्या होता है, बंदूक की गोली जब तेज़ होती है तो कोई भी चीज़ को छेद करके बाहर निकल जाती है। उसी तरीके से ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ेगा तो ये चूँकि इसका स्पीड तेज़ रहता है तो वो चीज़ें क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो जाएगा तो इस पर धन का चार्ज आएगा, अर्थात ये जो परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग चला गया। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ेगा, पड़ने के कारण क्या है, ये धन आवेश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाएगा। मतलब ऐसी कण ढेर सारे इनमें पढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दे जाएगा, इसमें पढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन चूँकि ढेर सारे हो गए घाने, इस कारण वो क्या है, इस तरीके से रेस मतलब किरण बन के इसकी ओर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धन आवेश था, इस वजह से ऋण वाले धन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो जो इन इलेक्ट्रॉन अर्थात जो कैथोड के कण थे वही वास्तव में ऋण आवेशित जो कण थे ऋण आवेशित थे, और वही हमको कण किरण के रूप में दिखते थे। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक थी। तो कारण क्या है कैथोड किरण का, कि जब इलेक्ट्रॉन तेज़ गति से आते हैं तो किसमें से, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या है, धन आवेश वाला हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बारी बारी से निकल जाता है। चूँकि परमाणु ढेर सारे होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन भी ढेर सारा हो जाता है, और वो इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ते हैं तो वो हमको किरण की तरह दिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे इसकी ओर जाती हैं, वो आपको समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना कि जो केमिस्ट्री होता है उसमें जैसे मान लो मैं सोडियम लिखा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये Na+ हो जाएगा। अर्थात इसमें अभी इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 होंगे, लेकिन एक निकल गया तो ये हो जाएगा 10। मतलब धन का निशान लग जाता है तो उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का कमी। ये चीज़ मैं आपको पहला यूनिट जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ा रहा था, और वो चीज़ आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो यदि आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं पहले यूनिट का पहला लेक्चर, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि मान लो ऐसा क्लोरीन है और इसमें Cl- हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। क्यों, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक 17 है,
और इसमें ऋण कर दिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18। तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ क्या कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये जब पड़ा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो बंदूक की गोली की तरह जब ये परमाणु पे पड़ा तो परमाणु से क्या है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ये खुद भी चला गया आगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से अब क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे जब पढ़ते गया बारी बारी से, अब ये इसका क्या हुआ, ये अब ऐसे हो गया, ये प्लस का निशान बना लिया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। उसी प्रकार सेम यहाँ पे यह आएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन तो स्पीड से इस पर पड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब छिटक जाएगा इस तरीके से। और इस पर क्या आ जाएगा निशान, इस पर आ जाएगा धन का निशान और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ये धन का निशान मतलब ये वाला और इलेक्ट्रॉन मतलब ये। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगी तो ये जब एक साथ होंगे तो ये कैसे बन जाएंगे, एक अकेले रहते तब तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक छोटा सा कण दिखता, लेकिन अब घना हो गया तो क्या है ये पूरा तेज धार अर्थात किरण की तरह दिख रहा है, उसी को कैथोड किरण बोल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कैथोड किरणों के गुण, कौन कौन से प्रयोग के आधार पर उनका गुण बताया गया है, वो चीज़ पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कैथोड किरणों के गुण कि किन किन गुणों के आधार पर इसको प्रूव किया गया कि ऋणात्मक कण होते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे इसके गुण होते हैं। जैसे पहला, कैथोड किरणें एक सरल रेखा में जाती हैं। अब इसके लिए क्या किया गया कि कोई भी चीज़ जब सरल रेखा में जाती है तो उसके सामने, चूँकि ये किरणें हैं तो सामने यदि हम कोई चीज़ सामान रख देंगे तो उसका क्या होगा, परछाई पीछे बनेगा। जैसे हमारे ऊपर लाइट पड़ती है या सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारा परछाई क्या होता है, हमारे ठीक पीछे बनने लगता है। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो विसर्जन नलिका था इसके बीच में इस तरीके से ऐसे ये जो क्रॉस होता है ईसाई लोगों का उसको रख दिया गया। अब चूंकि कैथोड किरणें इधर से जा रही हैं तो इसका जो परछाई हो कहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे। ये चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे बनता है। तो इससे प्रूफ हुआ कि कैथोड किरणें हमेशा ऋण से धन की ओर जा रही हैं और ये सीधे रेखा में जाती है, जिस कारण इसका परछाई इसके ठीक पीछे बनता है। दूसरा है कैथोड किरणें कण की बनी होती है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, इसके बीच में एक छोटा सा पंखा रख दिया गया, बहुत छोटा, बारीक, बड़ा नहीं, बहुत छोटा, मतलब नहीं के बराबर, इतना छोटे साइज का पंखा। तो पंखा रखने से क्या हुआ, चूँकि ये जो किरणें हैं वो कण के बने होते हैं तो कण क्या है इस पर जब टकराते हैं तो ये जो पंखा क्या है ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि जो कैथोड किरणें होती है उस पर कण पाए जाते हैं जो कि इस पंखे पे टकराती हैं और उससे पंखा क्या है घूमने लगता है चक्र की तरह। तीसरा है यह ऋण आवेशित कण होते हैं। इसके लिए क्या किया गया कि जो कैथोड किरणें रहती हैं उस पर यहाँ पे और इस जगह पे बिजली लगा दिया गया, ठीक है। तो एक हिस्सा ऋण हो गया, दूसरा हिस्सा धन विद्युत क्षेत्र में भेजा गया। कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण होते हैं, तो उसके लिए क्या है, विद्युत लगाने पे एक धन और दूसरा ऋण। अब कैथोड किरणें यहाँ से जा रही है तो चूंकि ये ऋण वाले हैं तो किसकी ओर जाएगा, सामान्य सी बात है कि ऋण और धन में हमेशा आकर्षण होता है और ऋण में क्या होता है प्रतिकर्षण, मतलब दूर भगाएंगे। तो जिसकी ओर आकर्षित होगा उसकी ओर किरणें यहाँ से जाएंगी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो ये किरणें थी वो ऋण आवेशित हैं, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत के धन वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मतलब ये जो कैथोड किरणें हैं उसमें ऋणात्मक कण होते हैं और ऋण और धन के बीच हमेशा क्या होता है आकर्षण, मतलब अलग अलग आवेश, भिन्न भिन्न आवेश में आकर्षण और एक समान आवेश में प्रतिकर्षण। जैसे चुंबक में होता है कि एक समान आवेश को में चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं और अलग अलग आवेश होता है, मतलब एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तो एक दूसरे में वो चिपक जाते हैं। तो उसी प्रकार ये ऋण वाला है और ये धन वाला है तो ये इसकी ओर ही आकर्षित होगा। उसके बाद है चौथा, यह पतले धातु पन्नी को भेज सकती है। अब इसमें लिखा हूँ एल्युमिनियम पन्नी। एल्युमिनियम पन्नी का अर्थ होता है एल्युमिनियम फॉइल। जैसे आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर वर्क लगा रहता है बहुत पतला सा, सोने चांदी की तरह जो दिखते रहता है, तो उतना ही पतला यदि कोई भी एल्युमिनियम या धातु का पन्नी है तो उसमें यदि जब कैथोड किरणें जाएंगी तो उसको छेद करके बाहर निकल जाएंगे। अर्थात ये पतले धातु की पन्नियों को छेद करके चली जा सकती है। पतले धातु मतलब वो 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर नहीं, उससे भी बहुत पतला बारीक, उस प्रकार के चीज़ों को छेद कर पाएंगी। पांचवा है यह गैसों को आयनित कर सकती हैं। आयनित का अर्थ है कि इसके बीच में यदि गैस है, अब हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे क्या है पूरे गैस भरे रहते हैं, तो क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा ये देखा जा रहा था कि जो गैस है वो सुचालक गुण कब दर्शाते थे, जब यहाँ 10,000 वोल्ट करंट देते थे और दाब इसका कम करते थे। तो गैसों को कैसे आयनित करेंगी, यहाँ पे जो गैसें हैं जैसे ये, अब चूँकि वो क्या है इलेक्ट्रॉन वाला है, ये आया तो जैसे मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था स्पीड से आया, इससे टक्कर होगा, टक्कर होने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, ये जो गैस है वो खुद धन आवेशित हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ में आ गए हो। क्यों? क्योंकि ये बंदूक की गोली की तरह, जैसे बंदूक की गोली पड़ती है किसी जगह पे तो उस जगह को छेद करके बाहर निकल जाती है, अर्थात उस जगह का जो हिस्सा है या पार्ट्स है उसको भी तोड़ फोड़ करके बाहर कर देती है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण वाला कण आया तेज़ी से, और यहाँ पे जो भी परमाणु हैं, जो भी गैस भरे रहते हैं उसका, तो जो भी गैस रहेगा वो उसके परमाणु से टक्कर करेगा तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से क्या है, ये जो गैस है सामान्य, जिसको मैं ए से दर्शा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार ढेर सारा कण भी धनात्मक हो जाएगा, जिसको मैं थोड़ा देर पहले आपको बता रहा था कि कैथोड किरणों की उत्पन्न होने कैसे उत्पन्न होती है, उसका कारण बता रहा था। तो ये वही चीज़ है, और इन्हीं से बाद में जो आयनित करने की प्रकृति है, इन्हीं से बाद में प्रोटॉन का भी खोज हुआ था, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बाद। मतलब इसमें जो ये धन आयन दिखता है ना, इसको ही माना गया था बाद में प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको मान लिया गया है कि कोई भी कण जो होते हैं उसमें ऋण वाला हिस्सा होता है तो धन वाला भी हिस्सा होगा। अब इसके आधार पे हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैसों को आयनित तो कर सकते हैं, मतलब इसको इस तरीके से धन आयन में बदल देगी। लेकिन और इससे एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं, इस पे गैसों की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैसों की प्रकृति का अर्थ है कि इसमें ये, मतलब अगला पॉइंट लिख सकते हैं 5 के बाद छठवां, कैथोड किरणों पर गैसों की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है कि इसके अंदर मैं चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लूँ, ऑक्सीजन गैस लूँ, चाहे हाइड्रोजन गैस लूँ, कोई भी गैस तो आखिर गैस है, और उसमें क्या होंगे, परमाणु। और ये क्या कर रहा है, परमाणु से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, उसको सिर्फ धन आवेश में बदल रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण। तो चाहे इसमें हम कोई भी गैस ले, उससे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना है हर बार एक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। गैसों की प्रकृति मतलब इसमें हम कौन सा गैस भरने वाले हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेन पॉइंट है ना, 5वां और 6वां, ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का हमको ज़रूरत प्रोटॉन वाले में पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन का गैस की प्रकृति से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रोटॉन में हम धन आवेश वाला देखते थे और धन आवेश की संख्या वहाँ पे बढ़ते जाती थी, तो वहाँ पे हम डिटेल में और पढ़ेंगे उसके बारे में। इसमें याद रखना, गैस की प्रकृति से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रॉन ही निकलना है। इस मतलब ये टक्कर करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इतना ही इसका काम है। बाकी उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका आवेश, क्योंकि बदलने नहीं वाला है, ऋण का ही ऋण ही रहेगा। ये तो 6वां था। 7वां, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में एक चीज़ और याद रखना, ऋण आवेशित कण को प्रूफ करने के लिए विक्षेपण था, तो इसको विक्षेपण बोल देते हैं, इसकी ओर मुड़ जाना को विक्षेपण कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब ये प्रक्रिया कराया जाता है, मतलब मान लो मैं यहाँ पे चुंबक लगा दिया, एक तरफ को नॉर्थ रख दिया, दूसरी तरफ को साउथ बना दिया, और चुंबक में कैसे रखा, इस तरीके से, ऐसे जैसे घोड़े का नाल का चुंबक होता है ना, ऐसा नाल चुंबक वही है। मतलब एक तरफ ऐसा नॉर्थ रखा हूँ, दूसरी तरफ साउथ, तो वही है। इस तरीके से मैं इसी में चुंबक को रख दिया। अब यहाँ से मैं प्रवाहित करूँगा तो होगा क्या कि जो फिजिक्स का सिद्धांत होता है भौतिकी का, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर इस दिशा से हम क्या है, विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र का हिस्सा है, और ये ऐसा खड़ी क्या है, जब चुंबक हम लगा रहे हैं तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको फाई से दर्शाते हैं, फ्लक्स बोलते हैं इसको। ऐसा दर्शाने पे क्या होता है, ये जो किरणें हैं वो इधर उधर ना जाकर ये जो दीवार होते हैं इनमें, यहाँ पे ऐसे टकराती हैं, मतलब ऐसे साइड पे, मतलब ऐसे जाएंगी और ऐसे टकराएंगी सीधा सा, यहाँ ऊपर नीचे मतलब वो हमारे, यदि हम ऊपर से इस सिलेंडर को देख रहे हैं तो हमारे आँखों के ऊपर ऐसे टकराना स्टार्ट करेगी। तो इससे ये सिद्ध होता था कि जो कैथोड किरणें हैं वास्तव में कण की बनी होती है, और उस पर आवेश होता है, आवेश यदि नहीं रहता तो ये चीज़ें ऐसे नहीं टकराती। तो उम्मीद करता हूँ कि कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जे थॉम्सन ने सिर्फ उसके वो ऋण आवेश पाया जाता है वो बताया, और ऋण आवेश के अलावा इसने E/m अर्थात आवेश बटा मास रेशियो भी कैलकुलेट किया। चलो पढ़ते हैं कि जे थॉम्सन ने E/m अर्थात आवेश बटा द्रव्यमान अनुपात कैसे निकाला, उस चीज़ को देख रहे हैं कि जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के लिए E/m अर्थात आवेश बटा द्रव्यमान जो मान होता है उसको कैसे ज्ञात किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक उपकरण लिया गया है जिसमें एनोड और कैथोड लगाया गया है, जैसे पहले हमने इसके पहले विसर्जन नलिका में देखा था वैसा ही। अब ये विसर्जन नलिका वास्तव में जो पुराने टीवी होते हैं उसमें लगे रहते थे।
तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे E/m जो अनुपात था वो कैसे बताया गया, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, वो देख रहे हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे चित्र देख रहे होंगे उसमें एक एनोड रखा गया है, दूसरा कैथोड है, और उसको बहुत ज़्यादा उच्च विभव अर्थात 10,000 वोल्ट का करंट दिया गया है, और यहाँ भी वैसी वायुमंडलीय दाब न्यूनतम रहेगा। तो ऐसा सिस्टम जब शुरू किया और साथ में उसमें एक तो चुंबकीय क्षेत्र रखा गया और उच्च विभव अर्थात विद्युतीय क्षेत्र दोनों रखा गया। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जे थॉमसन ने कि विद्युतीय क्षेत्र को प्रारंभ किया और चुंबकीय क्षेत्र को बंद कर दिया। जैसे आप चित्र में सेटअप को देख रहे होंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र को प्रारंभ करने के बाद क्या हुआ कि जो कैथोड किरणें थे अर्थात कैथोड किरणों में जो इलेक्ट्रॉन थे, हमने इसके पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरणों से हुआ, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा गया वास्तव में। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, सीधे ए बिंदु पर टकराए, मतलब जब हमने बिजली को स्टार्ट किया तब। अब दूसरा इसने क्या किया प्रयोग में कि जब चुंबकीय क्षेत्र को प्रारंभ किया, तो मतलब बिजली वाले क्षेत्र को जो उच्च विभव है उसको बंद कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र को प्रारंभ किया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो टकरा गया बी वाले बिंदु पर। लेकिन जब इसने क्या देखा कि जब दोनों क्षेत्र को प्रारंभ कर दिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र अर्थात दोनों को स्टार्ट कर दिया एक साथ, चुंबक भी लगा दिया और बिजली भी चालू कर दिया, तो क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के कण थे वो इधर उधर नहीं मुड़े, वो सीधे चले गए और सी बिंदु पर टकरा गए। तो इसके आधार पर इसने अपना E/m जो अनुपात था उसको बताया और उसका मान इसने निकाला, और ये देखा कि ये मान हर किसी गैस के लिए, चाहे कोई भी गैस ले, उसके लिए फिक्स रहता था। और उस मान को इसने बताया कि दुनिया का चाहे कोई भी गैस रहे, हर गैस में परमाणु होता है और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि चूँकि E/m अर्थात E/m जो आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान है वो एक निश्चित मान होता है हर किसी के लिए, और यह मान इसने बताया कि E/m अनुपात हर किसी गैस के लिए 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, या फिर इसी को हम किलोग्राम में बदलें तो 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। ये सभी गैस के लिए फिक्स होता है। अर्थात इससे इसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन से ही बना रहता है, उसका अनिवार्य रूप से कण है, और हर गैस में मान इसका इतना ही होता है जो कि फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता। तो ये मान आपको भी याद रखना है, कभी नहीं बदलता। लेकिन इसने E/m रेशियो तो बता दिया, लेकिन जो E अर्थात जो आवेश होता है, ये आवेश भी बताया था कि ऋण आवेश होता है, लेकिन वो जो ऋण आवेश का मान होता है वो ये नहीं बता सका। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन का तो आवेश ऋण आवेश होता ही है, लेकिन वह मान कितना होता है वो इसने नहीं बताया। इसने टोटल बता दिया E/m का मान इतना होता है हर किसी परमाणु के लिए, हर किसी गैस के लिए, क्योंकि इसने प्रैक्टिकल किया और हर गैस के लिए यही मान आया। जो इंस्ट्रूमेंट आप अभी देख रहे थे उसमें यही चीज़ इसने किया। तो जो आवेश का तो ऋण आवेशित होता है, लेकिन जो मान होता है वो इसने नहीं बताया, इसको बताया मिलिकान ने अपना ऑयल ड्रॉप अर्थात जो तेल का बूंद वाला सिद्धांत है उसके माध्यम से। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। उसके पहले जो आपको मैं बता रहा था कि हमने जो आप चित्र पे देख रहे थे, स्क्रीन पे जो चित्र देख रहे थे, उसमें बताया कि विद्युत क्षेत्र पे रखेंगे तो ए बिंदु पे टकराएगा, चुंबकीय क्षेत्र पे रखेंगे तो बी वाले पे टकराने वाला है, और विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र पे रखेंगे तो सी वाला। तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा था वहाँ से आप वो चीज़ नोट कर सकते हैं। मतलब दोनों क्षेत्र जब लागू किया जाता है, दोनों क्षेत्र क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, जिस कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है वो सीधा अपने बीचों बीच जाके टक्कर मारता है। और उसी के आधार पर इसने जो लंबाई चौड़ाई या दूरी था उसके आधार पर इसने ये मान को निकाला फिक्स। इसमें इसने ये आवेश का मान नहीं बताया, E/m का टोटल का बताया। इस आवेश का मान के लिए हम पढ़ेंगे मिलिकान का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो पे डालूंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पेज को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।